कितने आदमी है, कुछ पता चला? नहीं सर। Sir, we need to move inside. Move! 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 होल्ड अशोक, पता नहीं कितने लोग अंदर फंसे। We can't take this. We need to check the next move. तुम्हारा डॉक्टर हमारे कब्जे में है। ज्यादा होशियारी की तो उड़ा दूंगा साले को। हम नीचे आ रहे हैं। देखो, अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो अपने। यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना तेरा डॉक्टर मारा जाएगा। ये आखिरी मौका है, हथियार फेंक दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। फेंक दो हथियार, फेंक दो। अंदर से आती फायरिंग की आवाज़ों से और इस शक से कि आतंकवादी फ्रंट एंट्रेंस से भाग न जाए, ताकि बैक एंट्रेंस पहले से ही सिक्योर कर चुके थे। मेरे 3 बहुत काबिल ऑफिसर जो मेरे दोस्त भी थे, अस्पताल के फ्रंट एंट्रेंस की तरफ निकले। दादो पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। पाटिल दरवाजा खोल। कंट्रोल रूम टू एबल मोबाइल। सर, 2 लोग अभी भी कामा हॉस्पिटल से निकलते दिखाई दिए। सर, अगर वो निकल ही चुके तो किसी भी तरफ से निकल सकते हैं।
रेडियो ऑपरेटर के पॉकेट में जो फोन बजा वो उसके पिताजी का फोन कॉल था। अहमदनगर में टीवी पे जब उन्होंने न्यूज़ देखी तो बेटे की सलामती की खबर लेनी चाहिए और फोन किया। वो कैसे जान पाते उसकी सलामती का फोन कॉल उनके बेटे के मौत का कारण बन जाएगा। और फिर शूटआउट में टायरों पे गोली लगने से कार रुक गई। मोबाइल टू कंट्रोल रूम। चल चल बाहर निकल। चल और अभी उन लोगों ने सिल्वर कलर की स्कोडा को रोका है। उसको लेकर वो चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। सिल्वर स्कोडा है, गाड़ी नंबर 1276। उसे किसी भी हाल में रोकना है। हाँ। समझे? हाँ ओके सर, रोकता हूँ। ओके चलो चलो। ए बैरिकेड के उधर निकले। ए पब्लिक वाला उधर से चल। ए चला निकल। ए चला गिर चला। ए मोबाइल गाड़ी का चला कर। ले लेफ्ट निकाल दे, लेफ्ट निकाल दे, छोड़ दे गुड़ो। निकाल ए गाड़ी चला। आज ये लेफ्ट निकाल दे, चला। ए बाबा ए दाना चला निकाल। चल निकल। हाँ सर, नाकाबंदी कर दी। सर स्कोडा लग रही है। ए बैरिकेड चला। ए जल्दी कर। लाओ ना। नीचे उतरो। कम ऑन, मूव इट फास्ट। बाहर निकलो, जल्दी करो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर निकलो। कम ऑन, मूव मूव। बत्ती बंद करो। नीचे उतर। मूव इट।
एस्कॉर्ट के साथ भेजना। माइंड वेल आर्म्ड एस्कॉर्ट। हो सकता है उसके आदमी फॉलो करते होंगे उसे। तुम नरीमन हाउस चले जाओ, वहां की हालत गंभीर है। गेट विद दिल्ली। सर दिल्ली। सर वी गॉट वन। दिल्ली से ऑर्डर आया कि उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाए, और वो ऑर्डर सही था, क्योंकि वही एक सोर्स था जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तब मैंने अपने ऑफिसर को फोन किया। हाँ सर। कैसी हालत है? ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक ही लग रहा है मुझको। क्राइम ब्रांच ले आओ। सर डॉक्टर क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बस ले आओ, बीच में आए तो शूट द डॉक्टर। उसी वक्त आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे और हमारे डॉक्टर्स उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे। मैं जानता हूं वो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है कि एक डॉक्टर को अपने मरीज का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस समय ऐसे महान आदर्शों के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे कसाब से इंफॉर्मेशन की सख्त जरूरत थी, जिसके जरिए ताज, नरीमन हाउस और ओबेरॉय में फंसे लोगों को बचाया जा सके। और आखिरकार उसे मेरे पास लाया। कसाब को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से कि जानते हुए भी कि जरूरी नहीं कोई खतरनाक आदमी खतरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी मुझसे और मेरे ऑफिसर से उसे बचाना। हम सभी उसे मारना चाहते थे। अपने आप पे मैंने काबू रखा और जल्द से जल्द उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। नाम नाम क्या है? अजमल। बाप नहीं है? मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। कहाँ से? कराची से। कैसे? दरिया में एक हिंदुस्तानी को पकड़ लिया और वो हमें यहाँ मुंबई तक ले आया। बोट का नाम क्या है? कुबेर। बाकी के लोग कहाँ हैं बोट के? मार दिया। फिर बाकी के साथी मेरे साथ, उनसे चेक करूंगा। मैंने उससे कहा कि उसके साथी मेरे कब्जे में है। मैंने झूठ बोला। पूरी रात की पूछताछ के बाद बड़ी आसानी से उसने बहुत कुछ पकड़ा। फिर सुबह तकरीबन 7 बजे मेरा एक अफसर अंदर आया। सर, दिल्ली से एनएसजी कमांडोज की टीम आ गई। They have assault rifles, grenades, RDX. एनएसजी को मैं ब्रीफ तो कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक था कि कसाब मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या कसाब खुद पूरा सच जानता था? मुमकिन था कि उसके लोगों ने ताज और ओबेरॉय में RDX भर दिया हो।
और एनएसजी और बाकी के फोर्सेस के अंदर आने का इंतजार कर रहे हो ताकि एक साथ सबका खात्मा कर सके। लेकिन ऐसे हालात में खतरा मोल लेने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। ताज होटल और नरीमन हाउस में तब भी लोग खतरे में थे। एनएसजी अपने मिशन पे निकल गई और कसाब से मेरी इंटरोगेशन जारी रही। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी चमक है उनके चेहरे पे, जैसे नूर बरसता है। नूर। आंखें टिकती नहीं है। दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे, बिना किसी सवाल के। किसी की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों के समझ में नहीं आने वाली। इसलिए कि तुम काफिर हो। काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग जलाती है तो बच जलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था। लेकिन आका ने कहा, जो मजहब और दीन की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है।